और कल हमने डिस्कस किया कि नेशनल इनकम क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल इनकम, ये सब हमने डिस्कस किए। आज हम देखेंगे कि वो किस तरह से मेजर की जाती है नेशनल इनकम को। तो तीन अप्रोचेस हमारे पास हैं। एक तो है एक्सपेंडिचर अप्रोच, सेकंड है प्रोडक्ट अप्रोच एंड थर्ड है इनकम अप्रोच। ये तीन अप्रोचेस हैं, या तीन हम इसको मेथड भी कहते हैं कि इन तीन मेथड्स के थ्रू हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। सबसे पहले है कि एक्सपेंडिचर अप्रोच, उसमें है कि पर्सनल कंजप्शन। पर्सनल कंजप्शन क्या है कि परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म्स, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। जितने भी हाउस होल्ड मौजूद हैं, वो जितनी भी परचेजिंग कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो परचेज होती हैं, और जो परचेजिंग होती है उसको हम कहते हैं कंजप्शन। अब कंजप्शन इंडिविजुअली भी होती है, हाउस होल्ड भी करते हैं, और मोस्टली ऐसा भी होता है कि फर्म्स खुद भी जो रॉ मटेरियल परचेज करके फिर वो उसमें से मुख्तलिफ चीजें वो बनाते हैं। तो मीन्स जितना भी एक्सपेंडिचर है, जितनी भी कंजप्शन हो रही है, लोग जो भी चीजें खरीद कर रहे हैं मार्केट से, तो वो आती है कंजप्शन में। तो कंजप्शन को एक्सपेंडिचर में हम शो करके उसकी वो लिख देंगे। सेकंड में है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जितने भी फर्म्स हैं वो कुछ ना कुछ चीजें इन्वेस्ट करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जो परचेजिंग करते हैं कैपिटल गुड्स की, तो उसको भी वो इन्वेस्टमेंट का नाम ही देते हैं। अब परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स बाय फर्म्स फॉर यूज इन प्रोडक्शन इन चेंजेस इन द फर्म इन्वेंटरीज। क्या होता है कि जैसे कोई फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरी प्रोडक्ट की जो डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो सारा पैसा अपना उसमें इन्वेस्ट कर देती है। तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सारी एक तरह से एक्सपेंडिचर है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच दे परचेज फ्रॉम मार्केट। यहाँ से जा रहे हैं और मशीनरी ले रहे हैं, वो मशीनरी लगा दी, फिर जा रहे हैं और मशीनरी लेके आ रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, तो सारी चीजें ये इन्वेस्टमेंट में आ जाती हैं। थर्ड में है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है हर साल मुख्तलिफ सेक्टर्स के थ्रू, तो वो भी एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। उसमें क्या है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फेडरल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन चीजों को भी जो गवर्नमेंट जो है वो परचेज करती है, ताकि वो परचेज करके फिर लोगों तक आसान रसाई के हिसाब से पहुंचाती है, ताकि लोगों को कोई जो है वो डिफिकल्टी नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। या गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ मुलाजिम जो है वो अपॉइंट करती है, उनको सैलरीज वगैरह देती हैं, तो वो सर्विस में आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें एक्सपेंडिचर ही कहलाती हैं। उसके बाद है आखिर में नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट एक्सपोर्ट है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। मोस्टली क्या होता है कि गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करें और इंपोर्ट बहुत कम करें, ताकि हमें कुछ जो है वो अमाउंट बैलेंस में बच जाए जो हम अपना शो करें। तो ये दोनों का देखती है कि एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है हमारे तो वो फेवरेबल रहते हैं, और अगर इंपोर्ट हमारे ज्यादा हैं तो जो है ना वो अनफेवरेबल कंडीशन रहती है। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी देखे जाते हैं कि हम अगर ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं तो जाहिर है वो हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, और अगर हम पेमेंट ज्यादा ले रहे हैं तो हमारे एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिक वो कम हो जाएंगे। तो ये तीन चार तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं जो के काउंट किए जाते हैं। इसके बाद है इनकम अप्रोच या इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में क्या है कि वेजेस एंड सैलरीज, जो सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज को वो काउंट करते हैं।
income received by labor from firm for service rendered them। जो भी जहाँ पे भी काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो उसको वहां पे कुछ ना कुछ सैलरी या इनकम मिलती है। उसके बाद है नेट इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड एंड टोटल इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड। तो जितना भी इंटरेस्ट है, जैसे हम कहते हैं कि इंटरेस्ट से भी हम माइनस करते हैं दो जितने इंटरेस्ट हैं। सपोज करें कि एक पेमेंट जो है वो हम रिसीव कर रहे हैं और एक पेमेंट जो है हम दे रहे होते हैं। सपोज करें कि बैंक का जो इंटरेस्ट, जो स्टेट बैंक है वो इंटरेस्ट देती है बैंकर्स को, फिर बैंकर से इंटरेस्ट मिलता है हमें। तो ये दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं और इनमें परसेंटेज का फर्क होता है। तो ये भी उसमें काउंट करते हैं कि कितना जो है वो ज्यादा हमें इंटरेस्ट मिला। उसके बाद है रेंटल इनकम पेमेंट फॉर रेंटेड इनपुट्स। जो भी रेंट पे चीजें होती हैं मुख्तलिफ, वो सारी उन लोगों की इनकम ही होती है। सपोज करें किसी के फ्लैट्स हैं, जगह हैं, मुख्तलिफ जो है फैक्ट्रीज किराए पे दी गई हुई हैं, मॉर्गेज पेमेंट्स पे दी जाती हैं, तो वो सारे उनका जो इंटरेस्ट मिलता है या जो उनको रेंट मिलता है वो सारा काउंट करते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या है कि कारपोरेट प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय हाउस बिजनेस कॉर्पोरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर। अब प्रॉफिट के भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये कारपोरेट प्रॉफिट्स, ये भी एक टाइप का प्रॉफिट है। बिजनेस कॉर्पोरेशन, इनको भी अलग अलग प्रॉफिट मिलता है। और पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स, जो के शेयर होल्डर्स जो जितने भी होते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसमें शेयर होल्डर होते हैं, तो उनको डिविडेंड्स देते हैं, मार्जिन देते हैं, परसेंटेज देते हैं। तो वो सारा एक जगह पे करते हैं काउंट, ताकि उनको जो डेटा है इनकम के हवाले से वो एक्यूरेट मिले। उसके बाद है प्रोडक्ट। जी सर नेट इंटरेस्ट जो है वो समझ में नहीं आया। हाँ, नेट इंटरेस्ट मींस डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड एंड टोटल पेमेंट इंटरेस्ट मेड बाय हाउस होल्ड। अब क्या है कि बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। बैंक आपको जो लोन दे रही है 1,00,000 रुपया, उस पे बैंक आपसे लेगी 1,10,000 रुपए। अब 1,10,000 रुपए आपसे ले रही है कि मीन से 10 रुपए जो वो अपना ले रही है। अब क्या होता है कि ईयर टू ईयर जब हम काउंट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होता है। अब पहले 3 महीने आपको 10% मिल रहा था, फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई और उन्होंने रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो उसकी जो है वो कम कर दी, 8 रुपए कर दिया। फिर जो 3 महीने बाद में आया तो उन्होंने 3 रुपए कर दिया। अब वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो जब वो पॉलिसी वाले अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें वो सारा ये सेट करते हैं कि अगर पहले 4 था अब 3 है 5 है, सारा ये प्लस करके फिर इसमें से जो है वो करेंगे ईयर के हिसाब से। तो कोई ना कोई इसको एवरेज मिल जाएगी, जो एवरेज मिलेगी वो उसका नेट इंटरेस्ट हो जाएगा। इसका हम एक एग्जांपल करेंगे, फिर आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो नेट इंटरेस्ट ये होता है। इसके बाद है प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच में है कि मेजर्ड बाय नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशन ड्यूरिंग अ ईयर। प्रोडक्ट अप्रोच में क्या करते हैं कि नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, नेट वैल्यू जैसे यहाँ पे आ गया कि जिस चीज को हम परचेज कर रहे हैं तो उस वक्त उसकी जो नेट वैल्यू क्या है। एक तो जैसे कि टैक्सेस उसमें शामिल होते हैं, ठीक है, फाइनल गुड्स को बनाने में, और कुछ होती हैं फैक्टर कॉस्ट के हवाले से। तो यहाँ पे है कि मेजर बाय नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशन ड्यूरिंग अ ईयर। तो वो नेट वैल्यू जहाँ पे लिखी होती है टैक्सेस से पहले, उसको वो करके और वो लिख देते हैं। जहाँ पे टैक्सेस होंगे तो वो वहां पे ग्रास वैल्यू हो जाएगी। आउटपुट अप्रोच और वैल्यू एडेड अप्रोच, ये भी एक जो है वो, इनको दोनों नाम से पहचाना जाता है कि क्या आउटपुट मिला
और उसमें जो हमने टैक्सेस वगैरह लगाए तो वो उसका क्या रहा। इसके बाद है कि 3 सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग इन जीडीपी। जीडीपी में कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जब नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो सारी चीजों को वो देख रहे होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शियरी सेक्टर है। अब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें है कि कंपेयरिंग माइनिंग एंड क्वायरिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आ जाती हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें कंपेयर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इसमें आ जाती है। और टर्शियरी में कंपेयर इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, होलसेल, रिटेल, ट्रेड, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड बिजनेस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, जितनी भी ये सारी चीजें रिमेनिंग है वो सारे इस थर्ड सेक्टर में आ जाती हैं। 3 सेक्टर हैं जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद है कि यूज ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कहाँ पे जो है वो यूज होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज इक्वल टू हेल्प to identify sources of income and heads of expenditure। नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब अकाउंटिंग करते हैं हम तो वो किस चीज के लिए हेल्प करती है कि सोर्सेज ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या क्या सोर्सेज हैं किसी भी कंट्री के पास और क्या क्या उनके मेन हेड्स हैं एक्सपेंडिचर के, अखराजात उसके कैसे होते हैं। तो उसमें इन्होंने मकसद दिया गया है, रीजन दिए गए हैं कि क्या होगा नेशनल इनकम को मेजर करने से। इससे हमें पता चलता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंडिया से कितना अच्छा है, पाकिस्तान वाले कितना अच्छा खाते हैं, कितना अच्छा पीते हैं, कितना अच्छा पहनते हैं, क्या उनके पास हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, वो कैसे सारी चीजें अवेल करते हैं। तो इससे नेशनल इनकम से पता चलता है कि अगर इनकी सेविंग्स ज्यादा है तो इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर टाइम, इसको भी देखते हैं कि मुल्क की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो कैसी है, उसकी जीडीपी कैसी है, जीएनपी कैसी है, ट्रेड उसका कैसा है, तो ये भी इसके लिए हेल्पफुल है। उसके बाद है नेशनल प्लानिंग, जो सालाना साल करते हैं उसके लिए भी डेटा उनको चाहिए होता है, तो इस डेटा के थ्रू वो सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है कि सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, मुख्तलिफ सेक्टर्स में कौन कितनी कितनी बजट देती है, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, किस जगह पे फोकस करना है, तो ये भी उनको डेटा यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं उस डेटा को देखते हुए कि नेक्स्ट में हमें किस चीज को फोकस करना है, किस सेक्टर को फोकस करना है, किसको ज्यादा जो है वो बजट देना है, तो ये भी इसको पता चल जाता है। और इसके बाद है कि इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी का गैप का मतलब है कि मुल्क में अगर महंगाई का जो है वो तूफान आ जाता है तो ये भी एक नुकसानदाह होता है। और डिफ्लेशनरी का मतलब है कि प्राइसेस आम जो एवरेज लेवल है उससे भी कम हो जाए तो भी वो नुकसानदाह होता है, होती है कि प्राइसेस जो है वो अगर रेगुलेट होंगी तो वो कंट्री के लिए बेहतर है। अगर सपोज करें कि जो चीनी की प्राइस है सपोज करें कि 80 रुपीज है तो वो अगर महंगी लग रही है, मगर अगर वो 60 तक हो जाएगी तो वो एक एवरेज प्राइस रहेगी जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और अगर वो जल्दी से 20 रुपीज तक हो जाएगी तो वो मुल्क के लिए खतरा हो सकती है क्योंकि उनके प्रॉफिट्स जो है वो कम हो जाएंगे और नेशनल इनकम उससे बहुत ज्यादा जो है वो असर पड़ेगा। तो ये दोनों सिचुएशंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट को देखनी होती हैं। उसके बाद है नेशनल एक्सपेंडिचर। नेशनल एक्सपेंडिचर पूरे साल में गवर्नमेंट ने कितने स्कूल्स बनाए, कितनी पुल्स बनाए, कितने रोड बनाए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई,
किन किन को जो वो पेमेंट दी, ये सारी चीजें भी इसको एक्सपेंडिचर में देखी जाती हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा जा रहा है सैलरीज में और प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही, तो भी ये गवर्नमेंट को देखना होता है कि मैं एक्सपेंडिचर कहाँ पे कर रही हूँ और कहाँ पे करने चाहिए। पब्लिक सेक्टर जितना भी है, जैसे हमारा जैसे भी जो चीजें आवाम से रिलेटेड होती हैं उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जैसे हमारे शेल्टर होम हो गए, घर हो गए, और जितनी भी जो है वो जैसे हमारे प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल करना, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना, इंडस्ट्री को ध्यान देना, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट करना, तो ये सारे काम पब्लिक सेक्टर में आ जाते हैं जहाँ पे हुकूमत को देखना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो कहाँ कहाँ पे हो रही है। जाहिर है 4 फैक्टर्स जो हमारे हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, सब कुछ उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और उनके अलावा जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनको भी देखा जाता है कि एग्रीकल्चर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या रही, इंडस्ट्री में क्या रही, और लैंड या रेवेन्यू जितना भी मिल रहा है उसमें बजट को किस तरह कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें नेशनल इनकम जब वो मेजर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो इन सब चीजों को वो देख रहे होते हैं कि ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में चलें ताकि मुल्क की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब नहीं हो। इसके बाद है कि डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो गवर्नमेंट को फेस होती हैं जब वो नेशनल इनकम अकाउंट कर रहे होते हैं। तो दी कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज नॉट एन इजी टास्क। वो बहुत जो है वो इतना इजी टास्क नहीं है कोई हर कोई कर सके। नेशनल इनकम कैलकुलेशंस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, उलझी होती हैं, बहुत जो है वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। These problems arise due to lack of clear grasp of the national income and accounting procedure. जिसको भी इस पे कमांड होगी पहले तो वो अच्छा काम कर सकेगा, जिसको इसकी अकाउंटिंग की कमांड नहीं होगी वो कॉम्प्लेक्स उसको कर देगा। These are two major problems which will arise when calculating national income. The problems are practical and conceptual in nature. जब इकोनॉमिस्ट बैठते हैं उसको कैलकुलेट करने में तो उनको यही प्रॉब्लम जो है वो नजर आती है कि हम उसको कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स से उसको हम सिंपल में कैसे ले आएंगे, और जो प्रैक्टिकल जितना भी जिस शख्स का होगा वो उसको इस तरह से अच्छा समझ सकेगा, और ये चीजें वो देखते हुए वो करते हैं। एक तो सेकंड में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नॉन मोनेटाइज सेक्टर के होते हैं। नॉन मोनेटाइज सेक्टर का मतलब है कि ऐसे सेक्टर जिनका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कंट्रीब्यूट तो कर रहे होते हैं मगर उनका रिकॉर्ड नहीं होता, वो गवर्नमेंट मॉनिटर उसको नहीं कर सकती, उसको देखती ही नहीं कि फलां लोगों ने इनकम किस तरह से जो है वो हासिल की और हमें टैक्स पे क्यों नहीं किया। या ऐसी जो है वो फैक्ट्रीज हैं जो काम तो कर रही होती हैं मगर गवर्नमेंट के पास उसको रेगुलेशन के लिए कोई भी नहीं होता। तो इसमें लिखा है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर यूजुअली अराइज इन मोस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम and many African countries. The existence of large number of non-monetized activities in these countries, especially in the agriculture sector, makes the computation of the national income more difficult. This is due to the fact that the large quantity of agriculture output in these countries does not reach the market. It is either consumed directly by farmers or exchanged for other goods and services. This lead to difficult in calculating the national income. अब सपोज कर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने एग्जांपल के तौर पे लिया है और मुख्तलिफ कंट्रीज हैं उनका इशू यहाँ पे इन्होंने शो किया है। उन कंट्रीज में क्या था कि एग्रीकल्चर जितनी भी एरियाज थी वहाँ पे वो तो एग्रीकल्चर कल्टीवेट कर रहे थे मगर वो मार्केट में नहीं बेचते थे। अब जैसे मार्केट से वो बीज तो लेके जा रहे हैं
लेबर भी लेके जा रहे हैं, वहां पे काम भी कर रहे हैं, मगर जितना भी वहां पे अनाज मिलता है तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे या कर देते हैं और उनको मार्केट में सेल नहीं करते। अब एक प्रोडक्शन हो रही है, यूज भी हो रही है, मगर गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर पा रही, तो वो देखेंगे कि एक्सपेंडिचर तो उनका हो गया, ठीक है, उनको एक तरह से इनकम भी मिल रही है, मगर वो काउंट नहीं हो रही। तो ये प्रॉब्लम एक जो है डिफिकल्टी हम इसको कह सकते हैं इन द मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड प्रॉब्लम है a large number of small producers in third world countries are illiterate and are unable to keep accounts for their productive activities. Most of the products that they produce are for self-consumption and not for market, and records are not kept productivity activity. Thus, they fail to provide accurate information to the government for the purpose of calculating national income. अब जो लोग वहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी करते हैं, कोई मिल भी चला रहे हैं या कोई फैक्ट्री भी चला रहे हैं, किसी न किसी तरीके से वो सरवाइव तो कर रहे हैं, मगर वो अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अब रिकॉर्ड का नहीं होना, ऑडिट का नहीं होना और उनके डेबिट या क्रेडिट का कोई पता ही नहीं चलता, तो जो सारी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं मींस उनका तो रिकॉर्ड है ही नहीं। तो जब लोग वहाँ पे पढ़े लिखे होंगे और अकाउंटिंग वगैरह से वाकफ होंगे, तो वो जो है वो डिफिकल्टी उनको भी नहीं होगी और गवर्नमेंट के पास भी उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद है कि प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपर्टाइज। एक्सपर्ट अगर जहाँ पे नहीं होंगे तो वो भी चीज इतनी जो है वो कारगर या इफेक्टिव नहीं होगी। जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ एक्सपर्टाइज में है कि द लैक ऑफ प्रोफेशनल सच एज स्टैटिस्टिशियन, रिसर्चर्स, प्रोग्रामर्स, एनालिसिस is a major problem in third world countries. The services of these professionals is very important in estimating national income data accurately with minimum errors. अब क्या है कि जितने भी एक्सपर्ट अगर वहाँ पे काम कर रहे होंगे या करेंगे तो वो बहुत कम जो है वो डेटा को गलत तरीके से जो है वो उसमें एरर करेंगे। अब एक्सपर्ट जितने भी होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, तो वो डेटा को अच्छी तरह से एनालाइज करके फिर वो गवर्नमेंट को भी देते हैं, ताकि गवर्नमेंट उस चीजों को उसको देखते हुए फिर अपनी पॉलिसीज भी बनाती है और वो इस तरह से करते हैं। तो एक तरह से इलिटरेट अगर हैं तो भी मसला है, और लोग जो है वो तो चाहे लिटरेट हैं मगर अगर एक्सपर्ट नहीं है तो भी प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। Problems of less sophisticated machinery. Another important difficulty is the non-availability of sophisticated machinery such as advanced computers or programs to compute national income data. Data collected are national income regardless of which method is used need to be analyzed using sophisticated machinery. अब जो उनके पास मशीनरी है अगर वो इतनी जो है वो कारामद नहीं है, एडवांस नहीं है, कंप्यूटर्स बहुत स्लो हैं या ओल्ड हैं या विंडोज वगैरह के जितने भी हैं, या डेटा को कलेक्ट करने के लिए उनके पास सफिशिएंट जो है वो नहीं है मेमोरी, जैसे कि 10 साल की अगर हमें चाहिए होती तो उनके पास 5 ईयर की है, 5 ईयर का डेटा नहीं है, तो ये मीन्स इतना जो है वो इफेक्टिव नहीं होता कि उसको कर लें। तो वो कहते हैं कि आपकी जो मशीनरी है वो बहुत जो है वो ज्यादा देर तक चलने वाली, ज्यादा मेमोरी वाली, ज्यादा एडवांस होगी, तो भी प्रॉब्लम्स जो है वो आपके कम हो जाएंगे। इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि another difficulty is double counting, which is usually associated with the product methods. Double counting implies the possibility of intermediate goods being included in the national income more than once. अगर कोई भी चीज है उसको 2 टाइम काउंट किया जाएगा तो वो बहुत बड़ी जो है वो गलती या प्रॉब्लम हम कह सकते हैं।
कि वो काउंट हो जाएगी। सपोज करें कि अगर सैलरीज है और पूरे पाकिस्तान की सैलरीज अगर 5 ट्रिलियन है और हमने गलती से 5 तो लिख दिया है और 2 ट्रिलियन जो हमें डबल काउंटिंग कर दी है तो वो 7-8 तक चले जाएंगी। तो मीन्स ये भी एक जो है वो बड़ा जो है वो खला हो जाएगा। उसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, और अगर गवर्नमेंट के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो ट्रू नहीं है, सारी टेंटेटिव है, ऐसे ही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू जो है वो होके सामने आएगी। और गलत बात को वो कैसे वो करेंगे, जैसे टैक्सेस का मोस्टली मसला होता है, तो टैक्स में मोस्टली फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमारे पास जो है वो इनकम कम है, हम टैक्स कम पे करेंगे। इसमें लिखा है कि दिस प्रॉब्लम अराइज इन डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज, people do not disclose their income or underestimate their income to avoid paying higher taxes। तो ये बहुत बड़ा जो है वो इशू चल रहा है। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टी ऑक्यूपेशन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने ये जो डबल काउंटिंग वाला समझाया ये वापस से समझाइएगा। जी जी, डबल काउंटिंग का मतलब है कि चीजों को 2 मर्तबा काउंट करना। एक सपोज करें कि एक टाइम आपने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को काउंट कर दिया है, मगर फिर आपने गलती से दूसरा जो है वो उसको आपने काउंट कर दिया है सेकंड टाइम एग्रीकल्चर के कुछ हिस्सों को, तो भी ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। सैलरीज अगर आपने दे दी है कुछ मुलाजिम को और फिर कुछ मुलाजिमों की आपने दोबारा जो है वो कर दी है सैलरी, तो वो भी इश्यू हो जाएगा। मींस आपको एक टाइम एक जो है वो काउंट करनी है। सपोज करें कि आपने टैक्स पे कर दिया है गवर्नमेंट को 10 लाख या 15 लाख रुपए महीना, अब दोबारा अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं उसी में और आपका ले रहे हैं कि आपने 2 मरतबा जो है वो टैक्स दे दिया, तो वो आपकी डबल काउंटिंग हो जाएगी। आपने तो एक टाइम जो है वो पेमेंट दिया टैक्स की, मगर काउंट हम 2 टाइम कर रहे हैं, तो ये डबल काउंटिंग का बड़ा इश्यू होता है जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको सिर्फ 1 टाइम जो चीज है वो काउंट करनी है, 1 टाइम, 2 टाइम आपको कोई भी नहीं करनी। इसके बाद है कि प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टी ऑक्यूपेशन, लोगों के मुख्तलिफ जो हैं वो कारोबार होते हैं, तो वो काफी कारोबार वो रजिस्टर करवाते हैं, काफी नहीं करवाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि एक शख्स है उसके पास 2 या 3 के वो हैं, तो वो इतना उसका रह जाता है। इसमें है कि another difficulty in calculating national income is the problem of multi occupation। People have been found to be engaged in a number of economic activities which are not included in the national income। तो वो अपनी 2 या 3 इनकम्स जो हैं वो उसमें शो कर देते हैं, बाकी जो 3-4 उसकी इनकम होती हैं वो शो नहीं करते, तो इससे भी बड़ा जो है वो गैप रह जाता है नेशनल इनकम को अकाउंटिंग करने में। और ये भी है कि रियल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ रेट, ये टर्म्स हैं, इसको भी हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे है, अब वो जो टर्म्स हैं ये भी हम काउंट करते हैं जब नेशनल इनकम को देख रहे होते हैं, मगर ये हम इसको जो है वो उसमें काउंट नहीं करते जब हम नेशनल इनकम को काउंट कर रहे होते हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जैसे रियल इनकम है यूज टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट measured on a fixed price or base year, nominal GNP measured in current prices। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कल हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी इसको यहाँ पे हम क्लास को एंड कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप भले पूछें। और इसका हम जो एग्जांपल है कि किस तरह से हम करते हैं मेजरमेंट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि इनकम के हिसाब से कैसे करेंगे, एक्सपेंडिचर के हिसाब से कैसे करेंगे, और प्रोडक्शन के हिसाब से हम कैसे करेंगे,
तो इसका एक क्वांटिटेटिव एग्जांपल हम करेंगे मुख्तलिफ डेटा को लेते हुए, ताकि हमें पता चले कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे जमा करते हैं, कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इंडस्ट्री सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, सर्विस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, उनके कौन कौन से सब पार्ट सब यूनिट्स हैं, कैसे वो टैक्स पे करते हैं, टैक्स की परसेंटेज क्या होती है, और नेट इंटरेस्ट जो अभी हमने डिस्कस किया वो क्या होता है, किस तरह से वो नेट कहलाता है। तो ये सारी चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जिसको हम सिंपल जो है वो तरीके से करके और फिर इस जो है वो चैप्टर को यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। और कुछ पूछना है तो भले पूछें। सर इसके तो क्वेश्चन नहीं है जो आपने पढ़ाया, एग्जाम के जी। बारे में, एग्जाम के बारे में क्वेश्चन है सर। एग्जाम? जी सर। हाँ तो एग्जाम सर अगले मंथ में होने वाले थे ना? हाँ, वही होंगे, रमजान के बाद वो अनाउंस कर देंगे। फिजिकली होंगे सर या? हाँ फिजिकली बोल रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, अगर